नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम देवव्रत है। लॉ एंड जस्टिस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं इस लेक्चर में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में बताऊंगा। इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। आर्टिकल 58 में आखिर कौन कौन है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होनी चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के लिए। तो मेनली 4 हैं। पहला, जो ऑब्वियसली वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी ए सिटीजन इंडिया। दूसरा, वो जो पहली बात, जो सिटीजनशिप है वो बाय बर्थ या बाय नेचुरलाइजेशन, इन 2 प्रोसेस के थ्रू होनी चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन है ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। तीसरा है ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। और चौथा है ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये 4 है मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। ठीक है, अब हम जल्दी से बढ़ते हैं आर्टिकल 55 सब क्लॉज 2 में। उससे पहले आर्टिकल 54 हम लोग जान लेते हैं कि वोट कौन करता है, कौन वोट कर सकता है, हु कैन वोट। इसके बारे में ये डील करता है। तो 3 कैटेगरीज के लोग हैं जो वोट कर सकते हैं। पहला, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। और तीसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी यूटी। यूटी में सिर्फ याद रखेंगे आप 2 ही हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जिनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं अलॉन्ग विथ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स वो वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। आर्टिकल 55 सब क्लॉज 2 में ये दे रखा है कि वैल्यू ऑफ वोट क्या होती है। जैसा कि MPs MLAs जो वोट करते हैं उनकी एक वैल्यू की वोट क्या होती है। तो ये मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा ताकि काफ़ी सिंपली आपको समझ में आ जाए। किसी भी स्टेट का, जैसे महाराष्ट्र स्टेट का हम एग्जांपल लेते हैं। महाराष्ट्र के जो एक्स CM हैं देवेंद्र फडणवीस, वो MLA हैं वहाँ के। तो अगर उन्हें वोट करना है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो महाराष्ट्र, उसके लिए हमें कुछ महाराष्ट्र की चीज़ें कुछ पता करनी पड़ेंगी। जैसे महाराष्ट्र की पॉपुलेशन क्या होती है, महाराष्ट्र में कितने MLAs हैं, ये फॉर्मूला की डिमांड है। तो जो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वोट कैलकुलेट करने का, वैल्यू ऑफ 1 वोट का, वो ये है, टोटल पॉपुलेशन बाई टोटल नंबर ऑफ MLAs इनटू 1/1000। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, टोटल पॉपुलेशन बाई टोटल नंबर ऑफ MLAs इनटू 1/1000। तो यहाँ से हम जो है वैल्यू ऑफ 1 वोट निकाल सकते हैं। अब जैसा कि हम महाराष्ट्र के केस में बात कर रहे थे, महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस, अभी मैं ये बताऊंगा आपको कि 1971 सेंसस क्यों ले रहा हूँ मैं, क्यों 2011 का नहीं ले रहे जो अभी रीसेंट सेंसस है। महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो मैंने कैलकुलेट, मतलब फिगर है वो मुझे मैंने लिख रखा है, वो मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ। 5,04,12,235। दिस इज़ एज पर 1971 सेंसस। महाराष्ट्र पॉपुलेशन 5,04,12,235। अब हमें, और टोटल नंबर ऑफ MLAs जो है वो 288 है महाराष्ट्र में। तो अगर फॉर्मूला में हम ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन वही 5,04,12,235 बाई टोटल नंबर ऑफ MLAs 288 इंटू 1/1000, यहाँ से जो वैल्यू निकलती है, जो एक्चुअली में 175 निकलती है, 175, वो हो जाएगी महाराष्ट्र के एक MLA की वोट की वैल्यू। अब 288 MLAs हैं वहाँ पे, तो अगर एक MLA की वोट की वैल्यू 175 है, तो 175 को हम 288 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मल मैथ्स, तो वो निकल के आती है 1400। तो अगर महाराष्ट्र के सारे MLAs वोट कर रहे हैं तो उनके सारे MLAs की वोट जो है, जो वैल्यू है, वो निकल के आती है 50,400। अब मैं यहाँ पे ये बताता हूँ कि 1971 सेंसस क्यों लिया मैंने। आपने देखा होगा फॉर्मूले में टोटल पॉपुलेशन जो है वो न्यूमरेटर में है, काफ़ी बेसिक पैरामीटर है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, 1971 सेंसस के बाद 1976 में एक काफ़ी बड़ा अमेंडमेंट आया था हमारे देश में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इंदिरा गांधी के इस टाइम पे आया था। काफ़ी चेंजेस हुए थे इसमें, काफ़ी डायनामिक चेंजेस हुए थे, काफ़ी मेजर चेंजेस है, वो आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो उसमें एक वन ऑफ दी जो अमेंडमेंट था वो ये भी था, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। उसमें काफ़ी अच्छे, काफ़ी मतलब
इम्प्रेस अपॉन किया गया था पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर। तो हुआ क्या कि 1976 में अमेंडमेंट आने के बाद काफ़ी स्टेट में ये अच्छे से इम्प्लीमेंट तो हो गया, लेकिन अब कुछ पिछड़े स्टेट जो थे जैसे बिहार, यूपी, वहाँ पे पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग, ये सब काफ़ी आप समझिए ये अनअवेयर टॉपिक्स हैं वहाँ पे। तो पंजाब जैसे अच्छे स्टेट में तो पॉपुलेशन कंट्रोल होने लगा, लेकिन बिहार, यूपी जैसे अंडर डेवलप्ड स्टेट में ये नहीं हो पाया। होता क्या, अगर हम 1971 के बाद के सेंसस का फिगर लेते तो अच्छे स्टेट जो हैं, जो थोड़े डेवलप्ड हैं, वहाँ पे क्या होता कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो वैल्यू जो है कम रहती, और बिहार, यूपी जैसे स्टेट में टोटल पॉपुलेशन की वैल्यू ज़्यादा रहती। तो उससे हमारी वैल्यू ऑफ वन वोट जो है वो काफ़ी आप समझिए कि हमेशा बदलती रहती है ये चीज़, ये फिगर जो है, क्योंकि पॉपुलेशन मेजर्स वहाँ जहाँ लिए जाएंगे वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगा। तो इसीलिए उसे हम एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन फिगर के लिए हमने 1971 का ही सेंसस जो है फ्रीज़ कर रखा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हमने बात कर लिया यहाँ फार्मूले की भी बात कर ली। अगर महाराष्ट्र के सारे एमएलएज वोट करते हैं तो क्या वैल्यू ऑफ वोट निकल के आएगी उन सब की, वो भी बात कर ली, वो है 50,400। अब दूसरी बात ये कि महाराष्ट्र की एमएलएज की बात हो गई। अब अदर स्टेट्स, जो बाकी 28 स्टेट्स बचे, उनके सारे वोट की वैल्यूज़ अगर हम निकालते हैं इसी फॉर्मूले से, तो ये टोटल निकल के आता है 5,49,474। ठीक है, तो अगर सारे स्टेट्स, पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स के एमएलएज अगर वोट कर रहे हैं तो उन सब की वोट की वैल्यू आएगी 5,49,474। ठीक है, अब हम आते हैं, अच्छा इसमें एक और नोटेबल पॉइंट है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ जो है वो सस्पेंड भी होती हैं तब भी एमएलए वोट कर सकता है। अगर फंक्शन में ना भी हो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ तब भी एमएलए वोट कर सकता है। अब ये तो बात हो गई एमएलएज़ की। दूसरा जो वोट कर सकते हैं वो कौन है, एमपीज़ हैं, इलेक्टेड एमपीज़ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जैसा कि हम जानते हैं लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं, 543, और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं 233। तो टोटल एमपीज़ जो हैं इलेक्टेड वो कितने हो गए, 776। यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स हम नहीं ले रहे हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ इलेक्टेड मेंबर्स सिर्फ। तो 776 जो हैं वो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स हो गए पार्लियामेंट के। अब इनकी वैल्यू अगर हम निकालें एक वोट की वैल्यू तो क्या होगी, एक एमपी की वोट की वैल्यू। तो इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है कि एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, ध्यान से सुनिएगा, एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स बाई टोटल एमपी, इसे हम कैलकुलेट कर लें तो ये वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमपी निकलती है, एक एमपी के वोट की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम जाएं तो टोटल ये एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स हमने निकाल लिया। ठीक है, वो कितना था, 5,49,474 बाई टोटल एमपी 776। तो इनकी वोट की जो वैल्यू है वो ये कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आती है 708, 708। तो यहाँ पे देयरफॉर टोटल वैल्यूज़ ऑफ ऑल एमपीज़ जो हैं वो क्या आएगी, 776 इंटू 708, क्योंकि एक एमपी की वोट की वैल्यू 708 आई। तो 776 एमपीज़ टोटल हैं राज्यसभा मिला के इलेक्टेड मेंबर्स में। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगी 5,49,408। ऑलमोस्ट सिमिलर है, एमएलएज़ की सारी आई थी 5,49,474 और एमपीज़ की आ रही है 5,49,408, ऑलमोस्ट सेम। तो अगर हम वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज़ और वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमपीज़ को कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये आता है 10,98,882। ठीक है, 10,98,882 वोट्स आता है। तो ये टोटल वोट्स जो हैं वो कास्ट होते हैं एक प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये काफ़ी हमने एक पेचीदा फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, यहाँ पे आप इसे नोट कर सकते हैं क्या क्या है। अब प्रेसिडेंट का जो हम वोट करते हैं, जो वोट कास्ट होते हैं, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। ये आर्टिकल 55 में दे रखा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मान लीजिए ABCD 4 कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना भी पड़ेगा ये भी। तो ABCD 4 कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होते हैं।
यहाँ पे जो इलेक्शंस, ये जो वोट कास्ट होते हैं वो प्रेफरेंस वाइज होते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम में प्रेफरेंस दिए जाते हैं। मान लीजिए ABCD है, तो मैं अगर MLA या MP हूँ तो मैंने D को, जो D कैंडिडेट है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए किया, ठीक है। मेरे सामने बॉक्स होंगे, D के सामने मैंने फर्स्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा A को मैंने सेकंड प्रेफरेंस दिया, B को मैंने थर्ड प्रेफरेंस दिया और C को मैंने फोर्थ प्रेफरेंस दिया। तो ये सिस्टम है प्रेफरेंस वाइज, वहाँ पे हम वोट कास्ट करते हैं। और एक और बात, किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है उसे प्रेसिडेंट बनने के लिए 50% ऑफ टोटल वोट्स +1 ये वैल्यू सिक्योर करनी पड़ती है। 50% +1 वोट्स की वैल्यू सिक्योर करनी पड़ती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल। मान लीजिए ABCD जो मैंने बोला उसमें D को मैंने दिया फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए 40%, मतलब मैंने वोट दिया, ठीक है। और मेरे ऐसे काफ़ी लोगों ने D को 40% वोट दिया है फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए। A को 30% लोगों ने वोट दिया है फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए। B को 18% लोगों ने वोट दिया है फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए। और D को 12% लोगों ने वोट दिया है फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए। ये फर्स्ट प्रेफरेंस की बात होगी, ठीक है। ये एक बार फिर से आप फिगर मैं बता दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये, बस आपके समझाने के लिए। D को 40% लोगों ने वोट दिया है फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए। A को 30% लोगों ने वोट दिया है फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए। सिमिलरली B को 18% लोगों ने दिया है और C को 12% लोगों ने दिया है। तो अब हमें चेक क्या करना है कि सबसे कम जो वोट मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे वो किसे मिले हैं? वो मिले हैं C को, दैट इज़ 12%। सबसे कम प्रेफरेंस जो फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए जो वोट्स मिले हैं वो C को मिले हैं 12%। तो ऑटोमेटिकली जो C कैंडिडेट है वो इलेक्शन की रेस से बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इस C की जो वैल्यू है, जो 12% उसे मिले थे वोट फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए जो सबसे कम थे, अब उसी C की वैल्यू जो है वो अगले प्रेफरेंस में, जो अब सेकंड प्रेफरेंस है लोगों का, मान लीजिए अब सेकंड प्रेफरेंस में लोगों ने 100% में जो भी वोट्स दिए होंगे A, B और D को, क्योंकि C तो एलिमिनेट हो गया, A, B और D को, तो इसी C के 12% वाले वोट शेयर में ही हम बाइफरकेट कर देते हैं तीनों में, ठीक है। तो C के 12% थे और यहाँ बाइफरकेशन जो है वो करस्पॉन्डिंगली होता है, ठीक है। तो ये 6% शेयर जा रहा है A के पास, ऐड हो रहा है, 2% शेयर B के पास और 4% शेयर जा रहा है D के पास। तो यहाँ अब हम सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से देखें तो टोटल A के पास 30 + 6 36% वोट हो गए, B के पास 20% हो गए और D के पास 44% हो गए, 44% वोट हो गए। और अब फिर क्या हुआ, यहाँ पे सबसे कम किसको मिले? तो B को मिले। B को सिर्फ 20% ही मिल पाए टोटल, तो यहाँ पे B भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचे A और D। A और D में भी अब यहाँ पे सबसे कम किसके थे? तो B के 20% वोट थे। अब 20% वोट फिर इन A और D में बाइफरकेट होंगे तीसरे प्रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 20% में 13% शेयर जा रहे हैं A को और 7% शेयर जा रहे हैं D को। तो अब हम फिर ऐड करते हैं, A में 36 + 13 49 और D में 44 + 7 51। तो अब यहाँ पे हमने पहले ही कहा था 50% +1 जो है वो सिक्योर करना होता है किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को। तो D ने 51% सिक्योर कर लिया है फाइनली। तो D जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जीतेगा और प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये है सिस्टम इलेक्शन का प्रेसिडेंट के। अब होप करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इससे जानने को ज़रूर मिला होगा। काफ़ी मैंने सिंपली समझाने की कोशिश की है। अभी भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और आशा करूँगा अगली बार अगर मैं वीडियो लाऊँ तो और सिंप्लीफाइड मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। तो प्लीज़ आप सब कोप अप करेंगे इससे। और थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को अगर थोड़ा सा भी पसंद है, थोड़ा सा भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लॉ एंड जस्टिस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ।